गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म किया था और आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मशीन डिजाइन। ओके। तो मशीन डिजाइन में वही एलिमेंट्री इक्वेशन का यूज होगा, जैसे कि हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक ये होगा हमारा डिजाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग। डिजाइन अगेंस्ट, मैं आपको पूरा पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप में सारा एक जगह मैं इसका नोट्स दे दूंगा, आपको सिर्फ देखना है और क्वेश्चन जो मैं दूंगा साथ में सॉल्व करना है। थ्योरी और नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। दूसरा चैप्टर है ब्रेक्स है। तीसरा जो है हमारा क्लचेज है। एंड फोर वन इज बेयरिंग है। ठीक है, बेयरिंग। फिफ्थ वन इज स्प्रिंग। एंड सिक्स जो है हमारा चैप्टर डिजाइन ऑफ एस्परगेयर। एस्परगेयर। एंड इसके बाद जो लास्ट है हमारा, जिसको आप बोल सकते हैं रिविटेड जॉइंट। आई थिंक आप लोग अपने सेमेस्टर्स में ये सब पढ़े होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसे भी चीजें होंगी जो आपको गेट में नहीं पढ़नी है, तो उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना जरूरत है। ठीक है, जितना हम लोग जरूरत है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर्स हैं। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि डिजाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग। तो अभी तक हमने देखा कि जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसमें या तो स्टैटिक लोडिंग था, आप देख पा रहे थे कि इस तरीके का लोड लग रहा है तो यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन निकाल दिया, और जो भी यहाँ पे टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है ये सारे चीजें हमने देखा। लेकिन अगर हमारे पास कोई जैसे मशीन है, और मशीन में क्या है, स्ट्रेसेस वेरी होती हैं। कभी कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, कभी टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में किस टाइप का मशीन है, किस टाइप का स्ट्रेसेस है, तो उसमें आपका स्ट्रेसेस फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है ना। तो अगर सपोज एक मेंबर है हमारे यहाँ पे, अगर मैं इसको पी फोर्स से खींच रहा था, अगर इसका लाइफ सपोज मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि 20 मंथ है। ठीक है ना, सिर्फ ये मतलब कि पी फोर्स लगाया और क्रीप होने के कारण ये 20 मंथ में फेल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस लगाऊं, कभी मैं क्या करूं कि 1 मिनट तक 1 मिनट तक मैं क्या करूं कि पॉजिटिव स्ट्रेसेस लगाऊं, यानी टेंसाइल स्ट्रेसेस लगाऊं, फिर सेकेंड टाइम में क्या करूं, निगेटिव स्ट्रेसेस लगाऊं, यानी एक बार मैं इसको खींचूं, एक बार मैं इसको कंप्रेस करूं। तो क्या होगा कि इसमें डायनेमिक लोड हो गया। ठीक है ना, डायनेमिक लोड कि किसी टाइम पे हमारा ये ये क्या हो रहा है कि किसी टाइम पे पॉजिटिव टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, कभी नेगेटिव टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, तो उसी का हमको डिजाइन पढ़ना है। मतलब कि उसमें कैसे चीजों को हम लोग देखेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज आता है कि जैसे आपने सपोज एक आपके पास ये बॉक्स है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बॉक्स है और इसके अंदर एक सर्किल है। ठीक है, इसके अंदर एक मतलब होल है, कुछ इस तरीके का होल है। तो अगर इसका विड्थ जो है आपका W है, इसका जो चौड़ाई है W है और थिकनेस T है, तो आप यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस निकालिएगा। सपोज यहाँ पे P फोर्सेस लग रहे हैं, P फोर्सेस लग रहे हैं और इसका डायमीटर D है, तो टेंसाइल फोर्स कितना होगा इस पे, इस टेंसाइल मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितना जनरेट हो रहा होगा। ठीक है ना, ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही है ना, आप ये देख पा रहे हैं मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया यही है। यहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस देखता हूँ, P बाई फोर्स बाई एरिया, ये कितना एरिया होगा,
एरिया कितना होगा, W माइनस डी इंटू टी। इतना हमारा एक्चुअली में क्या होगा, मैंने एलिमेंट्री इक्वेशन से ये आपका स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन रियल एग्जांपल में आप देखिएगा, जैसे आप ये तो आपने एलिमेंट्री इक्वेशन से निकाला ना, आपने वर्चुअल थ्योरेटिकल ये आपने निकाला। अगर इसका वैल्यू सपोज 20 आ रहा है इस क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेसेस, ये 20 नहीं होगा, कुछ 60 होगा, 60 होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक्चुअल में 60 होगा, लेकिन हमारा एलिमेंट्री इक्वेशन से क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। जो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलर शेप आ गया है, सर्कुलर शेप आ गया है, किसी किसी में इलिप्टिकल शेप आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। एक टर्म डिफाइन किया गया है केटी, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपने क्या किया, ये जो है सिग्मा मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में कुछ अलग ही स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, कुछ अलग ही जनरेट होगा, क्योंकि ये शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका मैं डिफिनीशन दे देता पढ़ रहा हूँ, और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ एक ये नोट्स में आपको सिस्टमेटिक नोट्स मिल जाएंगी, मैंने भी कहीं से लिया है नोट्स को, मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रहा हूँ कॉपी राइट इशू के चलते, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका केटी का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम बाई सिग्मा मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्लियर हुआ। और केटी जो है डिपेंड करता है किस पे, हमारा किस टाइप का शेप है। तो सपोज हमारे पास एक सर्कुलर शेप का होल है, इलिप्टिकल होल है, ठीक है ना, इस तरीके का सपोज हमारे पास एक मेंबर है सपोज, और इसमें इलिप्टिकल होल है कुछ इस तरीके का, जिसका मेजर एक्सिस है, दिस इज लेंथ है, और माइनर एक्सिस है सपोज बी, ठीक है, बी है। तो इसका केटी का वैल्यू डिफाइन किया गया है 1+2a/b, ठीक है, ये केटी का वैल्यू हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, शेप पर डिपेंड कर रहा है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, यहां तक समझ में आया, बताइए। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगर इस तरीके का, जैसे कि ये आपके पास एक नोच एलिमेंट है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ये पहले क्या था, रेक्टेंगुलर एलिमेंट था कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर एलिमेंट था। इसमें हमने क्या किया, कुछ इस तरीके का ग्रूव बना दिया, ठीक है, ग्रूव हमने बनाया। तो ये अचानक आप देख रहे हैं ना, एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया यहाँ से, यानी कमजोर हो गया। अगर आप यहाँ से फोर्सेस लगाएंगे, कुछ पी फोर्सेस लगाएंगे कुछ इस तरीके से, पी फोर्सेस, ये पी फोर्सेस लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर सपोज मान लीजिए कि इसी जो नोच है, यहाँ पे नोच आप देख रहे हैं, इसको मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसी को मैं इस तरीके से करता हूँ, देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर मेंबर है, मैं क्या किया कि यहाँ पे छोटे छोटे कुछ इस तरीके के नोचेज बना दिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसका सपोज लेंथ 5 सेंटीमीटर है, अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का नोच बना दूंगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं ये गुड बैड डिजाइन है, मतलब बैड डिजाइन। ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ, और ये क्या है, गुड डिजाइन, मतलब कि जो हमारा नोचेज थे, जो हमारा सेंसिटिव एरिया था, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि हमारा एलिमेंट फेल ना हो, ठीक है ना। ये बैड डिजाइन है, ये गुड डिजाइन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि
कि अब टाइप्स ऑफ फटीग स्ट्रेसेस, जैसे कि आपको मालूम है कि मशीन्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। कभी टेंसाइल हो जाएगा, कभी कंप्रेसिव हो जाएगा, कभी मतलब कि अलग अलग टाइप के कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे अभी कि कुछ स्ट्रेसेस के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि कंप्लीटली रिवर्स्ड, आपके पास ये है दिस वन, completely reversed fatigue stresses, fatigue स्ट्रेस, ठीक है, जिसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रेस, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, किसी मशीन एलिमेंट पे, ये ध्यान में रखिए किस पे बात हो रही है, किसी मशीन एलिमेंट पे बात हो रही है, कि किसी मशीन एलिमेंट में हमने देखा कि समय के साथ उस पे स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, फिर निगेटिव में चले जा रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे यहाँ पे सिग्मा मैक्स में कितना है, सिग्मा मैक्स है, और ये आपका सिग्मा मिनिमम है सिग्मा मिनिमम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स सपोज है आपका, यहाँ पे इस ये डिस्टेंस सपोज मान लीजिए सिग्मा है, तो ये सिग्मा हो जाएगा, और सिग्मा मिनिमम हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा। क्लियर है, क्लियर है आपके पास, सिग्मा मिनिमम ये हो जाएगा। और इस टाइप के लोडर कहाँ पे लगते हैं, गियर्स में लगते हैं और क्लचेज में लगते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के लोड्स कहाँ पे लगते हैं, गियर्स में एंड क्लचेज में लगते हैं, ठीक है, गियर्स एंड क्लचेज में लगते हैं। इसके बाद आपका एक होता है फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेसेस, फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेसेस, फ्लक्चुएटिंग फटीग, ये सारे चीजें आपके नोट्स में लिखी मिलेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो स्ट्रेसेस होंगी वो सेम नेचर का होगा, ठीक है ना, लाइक इन नेचर होगा, जैसे कि फ्लक्चुएट तो होगा लेकिन सेम नेचर का होगा। जैसे कि आपके पास अगर मैं किसी मेंबर को, यहाँ ये एक मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर है, यहाँ से मैं पी फोर्सेस से खींच रहा हूँ, पी फोर्सेस बराबर 2 किलो न्यूटन है, टी इक्वल टू 0, मैं और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैंने क्या किया, पी इक्वल टू 3 न्यूटन कर दिया। तो ये क्या हो रहा है कि समय के साथ समय के साथ आपका फ्लक्चुएट तो हो रहा है, लेकिन जो आपका डिजाइन है वो आपका सेम है। क्या है, डिजाइन जो है आपका, डिजाइन जो है आपका लाइक इन नेचर का है। जैसे आप देखेंगे, इसको मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ की हेल्प से, यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमारा वेरिएशन होगा, ठीक है ना। ये आपका सिग्मा मैक्सिमम है और ये आपका सिग्मा मिनिमम है, ठीक है, सिग्मा मिनिमम है, क्लियर है, सिग्मा मिनिमम है। तो ये फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेसेस का है। कंप्लीटली रिवर्स में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और इसके बाद हम लोग 1 मिनट, इसके बाद थर्ड होगा अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेसेस। अल्टरनेटिंग में क्या होगा, अल्टरनेटिंग करेंट, आपको याद है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट जैसा इसका ग्राफ होगा, जैसे कि ये भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों में जाएगा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। कंप्लीटली रिवर्स में क्या था, कंप्लीटली रिवर्स में क्या था कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर थे। इसमें क्या होगा, ये सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 एंड ये क्या हो गया, सिग्मा 2, ये बराबर नहीं होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन एलाइक इन नेचर होंगे, मतलब इनका नेचर अलग अलग होगा, ठीक है, नेचर अलग अलग होगा और इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन होगा। इसके बाद थर्ड है हमारा, फोर्थ जो है रिपीटेड फटीग स्ट्रेसेस, ठीक है, रिपीटेड फटीग स्ट्रेसेस। इसमें आप देखेंगे तो जो इस तरीके का टाइम
ग्राफ टाइम एन जो सिग्मा का ग्राफ है, इसमें एक कंपोनेंट जो होगा जीरो होगा। मतलब एक कंपोनेंट का मतलब कि जो हमारा स्ट्रेसेस होंगे कुछ इस तरीके से वेरी होंगे। सिग्मा वन आपका बोल सकते हैं जीरो होगा, और इसमें सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा, ये होगा सिग्मा, सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, ये चीजें आपको हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब 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 एक कंसेप्ट आता है सिग्मा मीन। मतलब कि देखिए, जब भी हम लोग बातें करते हैं तो मीन की बातें करते हैं। सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए और कुछ और तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा मीन का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास कोई स्ट्रेस साइकिल है कुछ इस तरीके का। आप जो हमने चार चीजें देखी, दिस इज ये जो फोर टॉपिक्स देखे, कंप्लीटली रिवर्स फटीग स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस, ये थर्ड वन क्या था आपका, अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेस, फटीग स्ट्रेस, एंड फोर्थ वन इज रिपीटेड फटीग स्ट्रेस। तो इन सारी चीजों, इन चारों ग्राफ में से कोई एक ग्राफ आपका दिया रहेगा। मान लीजिए सपोज इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का, ये सिग्मा मैक्स है और ये सिग्मा मिनिमम है। ठीक है, तो अगर मेरे पास बोला जाए कि क्या करना है, कि बोला जाए कि आपसे कि इस मीन स्ट्रेस निकालिए, मीन स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा मीन हो जाएगा हमारा, सिग्मा मीन ये हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा मीन ये हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा मीन होगा हमारा सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। दोनों का एवरेज ले लेंगे और मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना? अब बात आती है कि ठीक है, इतना तो मैं समझ गया, लेकिन अब मेरे को यह समझना है कि अगर हमारे पास कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग होगा, फॉर कंप्लीटली रिवर्स्ड लोडिंग होगा, उस केस में हमारा सिग्मा मैक्स क्या होगा, सिग्मा मैक्स सिग्मा होगा, सिग्मा मिनिमम क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। तो सिग्मा मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाई 2। जो स्ट्रेसेस हैं, इसको मैं सिग्मा बोलता हूँ, ठीक है ना, तो स्ट्रेसेस सब समझेगा, -2/0। तो इसका सिग्मा मीन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कि अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट है स्ट्रेस रेंज का, स्ट्रेस रेंज, स्ट्रेस रेंज। ठीक है, स्ट्रेस रेंज अब हम लोग देखने वाले हैं, स्ट्रेस रेंज, स्ट्रेस रेंज, स्ट्रेस रेंज क्या होता है, तो स्ट्रेस रेंज होता है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन। अब कंसेप्ट आता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड और वेरिएबल स्ट्रेस, मतलब कितना हमारा एम्पलीट्यूड है। जैसे आप लोग देखते थे ना कि कितना वेरिएशन हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है ना, कितना वेरिएशन हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, और इसको सिग्मा आर बाई 2। अभी देखा था ना, सिग्मा आर क्या था, स्ट्रेस रेंज, स्ट्रेस रेंज को क्या बोलते हैं, सिग्मा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस रेंज को सिग्मा आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो क्या है, सिग्मा मिनिमम एंड सिग्मा मैक्सिमम ये होता है। ठीक है, सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम होता है।
और आपसे पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा वी बाई सिग्मा एम। दिस इज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आर 1 प्लस आर। आर क्या था वैल्यू, आर इसका वैल्यू था, स्ट्रेस रेशियो का, स्ट्रेस रेशियो का वैल्यू था। क्लियर है ना, स्ट्रेस रेशियो का वैल्यू। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहां तक तो आई थिंक क्लियर होंगी। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। ओके इसके बाद इंड्योरेंस लिमिट आता है। इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम वेरिएबल स्ट्रेस दैट ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट फेलियर अंडर कम्प्लीमेंट्री रिवर्स सिस्टम। मतलब इंड्योरेंस लिमिट क्या डिफाइन किया गया है कि इट इज द मैक्सिमम वेरिएबल स्ट्रेस, एक ऐसा वेरिएबल स्ट्रेस है डेट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। एक हमारे पास स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, कोई मान लीजिए कि कोई मेटल है, किसी भी तरीके का स्टैंडर्ड स्पेसिमेन हो सकता है, क्योंकि उसी के रिफरेंस में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और और इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि दैट स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन सस्टेन फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट फेलियर। मतलब कि सस्टेन करे इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, जब तक वो मतलब वो फेल ही ना हो, मतलब कभी फेल ही ना हो। कौन से कंडीशंस में, जो फर्स्ट वाला केस हमने पढ़ा, कंप्लीटली रिवर्स सिस्टम, कंप्लीटली रिवर्स सिस्टम जो हमने पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इंड्योरेंस लिमिट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए इंड्योरेंस लिमिट इज नॉट प्रॉपर्टी, इट डिपेंड, ये जो है हमारे सरफेस फिनिश पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन सरफेस फिनिश, साइज एंड शेप। तो इंड्योरेंस लिमिट जो है हमारा कि हम लोग किस पे डिपेंड करता है, सरफेस फिनिश, साइज एंड शेप पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना, इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अब एक चीज आता है एशन कर्व, ठीक है ना, एशन कर्व। और जो इंड्योरेंस लिमिट जो हम लोग, जैसे कि हमने बात की थी स्पेसिमेन का, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का, लेकिन जो एक्चुअल इंड्योरेंस लिमिट होगा, कोई हमारे पास मटेरियल है, वो डिपेंड करेगा किस पे। आप यहां से देखिए ए सी डैश जो है वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का हमारा क्या है, इंड्योरेंस लिमिट है। लेकिन अगर इसमें फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है आपका साइज फैक्टर है, के ये जो है साइज फैक्टर है, क्योंकि हमारा इंड्योरेंस लिमिट किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी हमने देखा था ना, साइज पे, शेप पर, सरफेस फिनिश पे। तो जो सरफेस और जो के बी क्या है, सरफेस फिनिश फैक्टर है, सरफेस फिनिश फैक्टर है। इसके बाद हमारा जो, इसके बाद हमारा केसी जो है ये रिलायबिलिटी है, ठीक है ना, देखेंगे रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं आगे। और केडी जो है हमारा, केडी जो है हमारा, दिस इज 1/kf। और kf क्या है, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। इस ये क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्योरेंस लिमिट, जैसे कि
केएफ जो होता है हमारा इंड्योरेंस लिमिट of notch the free element by endurance limit of notches element. स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो केफ जो है हमारा, जैसे हमने केटी पढ़ा था ना, केटी में हमने देखा था कि मैक्सिमम और मैक्सिमम कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा था कि जैसे कि सबसे पहले ये केसेस देखी थी ना केटी के बारे में, जो हमने केटी देखी थी, कौन सा ये, तो केटी जो था हमारा, केटी जो था ये सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मिन। उसी तरीके से केएफ जो है हमारा, केएफ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, केएफ जो देख पा रहे हैं, ये इंड्योरेंस लिमिट ऑफ नोच द फ्री एलिमेंट बाई इंड्योरेंस लिमिट ऑफ नोचेड स्पेसिमेन का कंडीशन है, मतलब दोनों का रेशियो होता है, ठीक है, दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एसएन कर्व। एसएन कर्व क्या होता है कि एसएन कर्व हम लोग देखेंगे, इस पे गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन इसी ग्राफ पे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरीके का हमारा कर्व होता है, ये एन है और ये एस। एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिग्मा है अल्टीमेट स्ट्रेस, और यहाँ पे इंड्योरेंस लिमिट है, ठीक है। और ये कुछ कर्व इस तरीके से होता है। और ये देखिए, ये आप बोलेंगे सर ये आप कैसे लिखे हैं, ये जो है एक्सपेरिमेंटल है। आपको इस पे क्या करना है कि जो हमारा डिजाइन होना चाहिए, सेफ डिजाइन यहाँ पे है, सेफ डिजाइन रीजन, ये हमारा जो है सेफ डिजाइन रीजन है, ये सारे, ठीक है ना। यहाँ यहाँ से ये जो है सेफ डिजाइन रीजन है। और यहाँ पे जो है इसमें क्या है, फाइनाइट लाइफ है, फाइनाइट लाइफ, एंड इधर क्या होगा, इनफिनाइट, इनफिनाइट लाइफ है, ठीक है। तो नो एसन बिकम्स, जिस देखिए यहाँ पे जो आता है, ये जो होता है एक्सपेरिमेंटल है, 10⁶ होता है। तो एसन कर्व, दिस इज कॉल्ड एसन कर्व, एसन कर्व, एसन कर्व, एसन कर्व becomes asymptotic for still at about 10⁶ साइकिल, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल थिंग है। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ग्राफ है लीनियर नहीं होता है, ये लीनियर नहीं होता है, आपको घबराने, अगर इसका लॉग लेंगे तो लॉग जो होगा हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। एक्चुअली में ये जो होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ठीक है। इसका हम लोग इसी ग्राफ को दूसरे तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेंगे, ln जो हमारा लॉग था, इधर n था ना, तो इधर लिख लेंगे log n, n जो था यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जो n था इधर log ले लिया मैंने, और इधर जो था log 10 सिग्मा ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का लीनियर हो जाएगा, प्योर लीनियर हो जाएगा। और लीनियर होने के कारण हमको फायदा यह मिलेगा कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी का लाइफ पूछेगा तो इससे हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। इससे हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, समझ पा रहे हैं ना, इससे हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि ये जो होता है log 10 सिग्मा 9 इंटू सिग्मा यू, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पे अल्टीमेट जो स्ट्रेसेस होते हैं उसको 0.9 का
से मल्टीप्लाई करके और जो लॉग का वैल्यू आता है यहाँ पे पुट करते हैं। उसके बाद इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो होता है log 10⁻³ जो हमने यहाँ पे देखा था, ये 10⁻6 पॉइंट था, ये 10⁻³ होता है। तो यहाँ पे अगर log बेस 10 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, log 10 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी log n का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, log 10 बेस n log 10 सिग्मा। ये कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया। अगर किसी पॉइंट पे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ का स्टेसिस कितना होगा, तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा होगा, मतलब ग्राफ में बना रहा होगा, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इतना का लेंथ पहले लेंगे, फिर दिस लेंथ, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते थे ना, स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते थे, वही चीजें हैं बस, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन के हेल्प से हम लोग बनाते थे, वही यहाँ पे करना है। सिग्मा लॉग सिग्मा इंड्यूरेंस, ये क्या है, लॉग एसी है, ठीक है, बाई 6 - 3 इक्वल टू 10 log 10 सिग्मा माइनस log 10 एसी, जो इंड्योरेंस लिमिट है 6 माइनस ln 10n। तो अगर आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अगर आपके पास यहाँ पे log n का वैल्यू मालूम करना है, n मालूम करना है, तो इंड्योरेंस लिमिट मालूम होना चाहिए, सिग्मा यू मालूम होना चाहिए, और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे स्टेसिस आ रही है उसका वैल्यू मालूम हो, तो आप n यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, n आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, n आसानी से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, n यहाँ से मतलब कि साइकिल कितना हमारा उस स्टेज पे कितना साइकिल वो सस्टेन करेगा, वो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए थ्योरीज अंडर डायनेमिक लोडिंग। अब देखिए क्या है कि जब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ सिग्मा मीन स्टेसिस हमने पढ़ा था, दिस इज योर सिग्मा मीन एंड दिस इज योर सिग्मा भी। तो सोडरबर्ग थ्योरी, ये मतलब 5 थ्योरी पढ़ना है आपको। सोडरबर्ग थ्योरी, गुडमैन थ्योरी, इसके बाद हमारा है गर्बर थ्योरी एंड कंबाइंड डायग्राम। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मीन स्टेज फाइंड आउट करना है। सिग्मा मैक्सिमम दिया रहेगा, सिग्मा मिनिमम दिया रहेगा, वहां से सिग्मा मिनिमम लाकर फाइंड करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे सिग्मा वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे मिला देंगे। तो आप देखेंगे जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है और यहाँ पे जो इंड्योरेंस लिमिट होता है, ये सोडरबर्ग का क्राइटेरिया है। सोडरबर्ग ने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई ये किसी मटेरियल का यील्ड पॉइंट मालूम है और यहाँ पे जो उसका इंड्योरेंस लिमिट मालूम है और उसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा इस ग्राफ का, सिग्मा m बाई सिग्मा y सिग्मा v बाई इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। ये अगर ये क्या है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया है तो, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो हमारा ग्राफ वही सेम रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा वेरिएशन आएगा कुछ इस तरीके का। देखिए कुछ इस तरीके का हमारा ओरिजिनल ग्राफ क्या था, ये था, ठीक है ना, एस। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगा, एफ ओ एस से डिवाइड करेंगे, ए सी बाई एफ ओ एस, तो क्या हो जाएगा, सोडरबर्ग, दिस इज सोडरबर्ग विदाउट एफ ओ एस, एंड ये क्या हो जाएगा, सोडरबर्ग विथ एफ ओ एस, विथ एफ ओ एस। समझ पा रहे हैं, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप इसमें अगर डायरेक्टली पुट करेंगे तो सिग्मा m बाई सिग्मा y प्लस वेरिएबल स्ट्रेस बाई इंड्योरेंस लिमिट इक्वल टू 1/f।
तो इन दोनों में क्या अंतर है दोनों इक्वेशन में? यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे एफ आ गया। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा आपको तो आसानी से ये इक्वेशन लगा सकते हैं। देखिए ये तो सुदरबर्ग का कहना था, लेकिन सुदरबर्ग का कहना है कि इस तरीके से आप मेथड को मतलब कि डिजाइन करेंगे, लेकिन गुडमैन थ्योरी जो है, एक गुडमैन साहब थे, गुडमैन साहब ने कुछ इस तरीके का थ्योरी दिया। ये भी सिमिलर ही है, लेकिन इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाता है। इसमें आप देखेंगे ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में मालूम है ना, जो आप देखते होंगे कि जो फेलियर होता है डक्टाइल मटेरियल का, वो यील्ड पॉइंट पे हो जाता है, और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में आप देखेंगे तो उसका फेलियर जो होगा हमारा यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट पे होगा। क्लियर है ना, अल्टीमेट पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा यू बाई एफ ओ एस कुछ उसी तरीके से सिमिलर वे में होगा, सिमिलर वे में उसी तरीके से होगा। और ये क्या होगा, इंड्योरेंस लिमिट बाई एफ ओ एस। ये सिग्मा एम है और ये सिग्मा भी है, ठीक है, सिग्मा भी है। और ये हमारा है गुडमैन लाइन विदाउट एफ ओ एस, और ये क्या है, विथ एफ ओ एस, विथ एफ ओ एस, विथ एफ ओ एस। समझ पा रहे हैं ना, विथ एफ ओ एस। क्लियर है? इसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन होगा, आप सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखें, इस इक्वेशन को याद रखेंगे। अगर एफ ओ एस दिया रहेगा तो पुट कर देंगे, एफ ओ एस नहीं दिया रहेगा तो 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपका गुडमैन थ्योरी का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सिग्मा एम बाई सिग्मा यू, सिग्मा वी बाई इंड्योरेंस लिमिट बाई एफ ओ एस, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे लाइन का हम लोग, लाइन का कैसे हम लोग निकालते हैं इक्वेशन, वही चीजें आपको करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। लाइन का कैसे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, वही चीजें आपको यहाँ पे करनी है। समझ पा रहे हैं ना, वही चीजें यहाँ पे करनी है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। इसके बाद दो और थ्योरी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मैं थोड़ी देर में आपको नोट्स भेजूंगा, उस नोट्स को देखेंगे तो आप जैसे जैसे हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मशीन डिजाइन का आपका सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर और जो जो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नोट्स दिया हो, हुआ अगर बाई चांस आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो बोलिएगा, मैं दूसरा नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा नोट्स सिस्टमेटिक वे में उसमें भी है, तो आप उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, सारे हैं। तो अगर अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, देखिए कम टाइम में आप लोग नोट्स बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप नोट्स मैं आपको दे दूंगा। और जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है नोट्स पे, तो हम क्यों उसके लिए मेहनत करें, मतलब कि आप कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम में अगर ज्यादा आप गेन करना चाहते हैं तो किसी का नोट्स लेकर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और और जो मैं नोट्स भेजता हूँ उसमें एरर बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि एरर नहीं होगा, एक सकता है, लेकिन जो मैं भेजता हूँ उसमें एरर का चांसेस बहुत कम है, ठीक है, एरर का चांसेस बहुत कम है। तो इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। एक थर्ड जो है गर्बर थ्योरी, गर्बर थ्योरी, गर्बर थ्योरी। इन्होंने कहा था कि हमारा जो वेरिएशन होगा, अल्टीमेट जो होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस, दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस एंड दिस इज योर सुदर, ये हमारा क्या है, इंड्योरेंस लिमिट। तो जो हमारा था ये तो गुडमैन थ्योरी था, ये जो रेड कलर से मैंने किया गुडमैन था। लेकिन इनका कहना था कि कुछ इस तरीके से ये जाएगा, यहाँ पे इलिप्टिकल
इलिप्टिकल शेप का हमारा क्या होगा, इलिप्टिकल शेप का फिगर बनेगा। और इसका इक्वेशन उन्होंने दिया A4S²। इसका इक्वेशन आसान है, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स है। A4S सिग्मा V बाई AC इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो FOS दिया रहेगा तो आप पुट करेंगे, FOS नहीं दिया रहेगा तो 1 पुट करेंगे। आपको इसमें FOS दिया रहेगा तो 1 पुट करेंगे, क्लियर है, 1 पुट करेंगे। इसके बाद सारे सारे जो ग्राफ्स हैं एक जगह मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। सारे ग्राफ्स को मैं एक जगह बनाता हूँ, ठीक है ना। तीनों ग्राफ जो हमने पढ़ा उसको एक जगह मैं बना देता हूँ, ठीक है, उसको मैं एक जगह बना देता हूँ। दिस इज योर सिग्मा M, दिस इज योर सिग्मा V, and this is your endurance limit, and this is your wild strength, दिस इज योर, कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। अल्टीमेट जो होता है ज्यादा होता है, जो गड़बड़ होगा, गड़बड़ कुछ ये एक्चुअल में गड़बड़ होगा, ठीक है ना। ये देख पा रहे हैं ना, ये गड़बड़ है, ठीक है। ग्राफ इसका इस तरीके का होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे गड़बड़ पाराबोला, पारा, और इसको बोलेंगे हम लोग, जो हमने अभी तक देखा उसी को मैं बता रहा हूँ, गुडमैन, गुडमैन, गुडमैन लाइन, and this is your Soderberg. This line is, this line is, this line is SODERBER, सोडरबर्ग, ठीक है, सोडरबर्ग, क्लियर है, सोडरबर्ग, समझ पा रहे हैं ना। तो इन सारे चीजों को एक जगह हमने कर दिया, सारे चीजों को हमने एक जगह पे किया है। इसके बाद एक छोटा सा और है, मॉडिफाइड गुडमैन थ्योरी, मॉडिफाइड गुडमैन लाइन। तो उसी तरीके से ग्राफ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे सिग्मा मीन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा V होगा, और ये जो था हमारा, ये जो होता है ना, यहाँ पे इंड्योरेंस लिमिट यहाँ पे होता है, और याइल्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे होगा, और इधर भी याइल्ड स्ट्रेंथ होगा। तो इसको लेंगर लाइन बोलते हैं, लेंगर, लेंगर लाइन, लेंगर लाइन। और जो हमारा गुडमैन था, गुडमैन तो ये था ना, गुडमैन ये लाइन था, गुडमैन ये लाइन था, इसमें आप देखेंगे गुडमैन ये था, और दिस इज सिग्मा U। तो यहाँ पे कहना क्या है इनका, मॉडिफाइड गुडमैन, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड गुडमैन लाइन का, देखिए ये अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, जो जिसके लिए वैलिड है उसको यूज करते हैं। इनका बोलना था कि जो हमारा सेफ रीजन है, दिस इज योर सेफ रीजन अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड गुडमैन, दिस इज योर सेफ रीजन, जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज योर सेफ रीजन, दिस इज योर सेफ रीजन अकॉर्डिंग टू द, दिस इज योर सेफ रीजन, दिस इज योर सेफ रीजन, जो मैं कलर कर रहा हूँ, दिस इज योर सेफ रीजन, इतना दूर क्या है, सेफ रीजन है, ठीक है, मॉडिफाइड गुडमैन थ्योरी के अनुसार, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखिए एक माइनर रूल होता है, माइनर रूल, ये क्या होता है कि आपको मालूम है कि अभी तक हमने देखा कि हमने सोचा था कि अगर कोई मशीन है उस पे सिग्मा 1 लग रहा है 50 और सिग्मा 2 लग रहा है -20, तो ये मैंने सोचा था कि मतलब हमेशा लग रहा है, तो लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अगर ये 1 आवर के लिए लग रहा है तो हो सकता है कि सिग्मा जो हो सकता है 40 न्यूटन, और सिग्मा 2 हो सकता है -10, ये नेक्स्ट आवर के लिए लगे। तो अलग अलग वेरिएबल स्ट्रेसेस आ सकते हैं किसी और टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए क्या है, जैसे कि इसके लिए माइनर रूल क्या बोलता है, उन्होंने दिया है कि सपोज हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ है, कुछ इस तरीके का हमारा फ्लक्चुएशन है, ठीक है, और ये सपोज n1 टाइम के लिए, n1 टाइम के लिए वेरिएशन है,
नंबर ऑफ साइकिल, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स जो है ये N2 है और ये N3 है। नंबर ऑफ साइकिल्स क्या है, इस तरीके से वेरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल। और इसमें सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है, इसमें सिग्मा 3 है। तो इनका कहना था कि अगर लेट N1 बी द टोटल लाइफ ऑफ कंपोनेंट, अगर N1 जो है टोटल लाइफ है किसका, विथ रिस्पेक्ट टू द सिग्मा 1, N2 is the total life with respect to N2 and N3 the total life with respect to N3। तो उन्होंने फ्रैक्शन दिया N1 बाई दिस इक्वेशन वैलिड होगा। ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड होगा। और अगर आपको यहाँ पे देखा जाए कि अगर फ्रैक्शन ऑफ जो हमारा N1 क्या था N2, ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम था किसका, टोटल जो N1 प्लस N2 प्लस N3, ये जो है हमारा इसका फ्रैक्शन ऑफ टाइम था, फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, तो N1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा N1, मतलब अल्फा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, ये क्या हो गया अल्फा N2 और ये अल्फा N3। तो दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा अल्फा एन, ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आ जाएगा। अब एक टर्म आता है नोच सेंसिटिविटी फैक्टर, क्यू जो है नोच्ड नोच सेंसिटिविटी फैक्टर। इसको डिफाइन किया गया है, कैसे किया गया है, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज Q इक्वल टू एक्चुअल इंक्रीज इन स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है, बाई थ्योरेटिकल इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। ओके, नॉमिनल स्ट्रेस समझ पा रहे हैं ना। और इसका डायरेक्ट मैं इक्वेशन देता हूँ, इसका वैल्यू होता है Q इक्वल टू नोच सेंसिटिविटी फैक्टर का 1/kf/1/kt-1। KF/kt देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, KF/kt देखा था ना, वही चीजें हैं, KF/kt जो है वही चीजें हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था। क्लियर है, थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया था। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, आपको क्लियर है कि नहीं। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं क्वेश्चंस लाता हूँ। अब देखिए, मैं एक ग्रुप में नोट्स भेज रहा हूँ, अगर आप लोग अगर आप सुटेबल हैं ओपन करने लायक तो ओपन कीजिएगा। मैं एक नोट्स सेंड किया हूँ, जा रहा है एक्चुअली में, एक मिनट।
ठीक है। एक नोट्स मैंने सेंड किया, आप लोगों को मिला? एक नोट्स मैंने सेंड किया है, मिला आप लोगों को? ओके। इस नोट्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको जो भी सीक्वेंस में जो भी हमने पढ़ाया सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिल जाएंगी। आप इसको क्लास के बाद देखेंगे, क्योंकि मैं इसी नोट्स का फॉलो करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, कंसेप्ट भी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस भी हैं, कंसेप्ट भी हैं, आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप जब ओपन करेंगे तो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए आपके पास 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं सामने। इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या बोला गया है, फटीग फॉर ए फटीग टेस्ट स्पेसिमेन थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन बी 4 एंड नोच सेंसिटिविटी 0.75। तो अभी देखा था Q इक्वल टू KF -1 KT -1। तो KT का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा KT का वैल्यू, तो ये आपको आएगा। KT का वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे और KF का वैल्यू पुट करेंगे तो 3.25 आएगा। 3.25 आपका आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं ना? और ये आपको ध्यान में रखना है, विच ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव फेलियर क्राइटेरियन। कंजर्वेटिव का मतलब ये कौन सा सुटेबल है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हमारा होगा इसमें मोस्ट कंजर्वेटिव जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, मॉडिफाइड गुडमैन। ठीक है, मॉडिफाइड गुडमैन इज द मोस्ट कंजर्वेटिव। क्लियर है? ओके। तो इन आप इस नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, जो मैंने भेजा है उसको पढ़िएगा, तो आगे के सारे भी मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको एक बार उसमें दिख जाएगा। क्लियर है? ओके। तो आई थिंक मैं यहाँ तक रहने देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं आपका नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर, और सारे अब जो होंगे हम लोग सारी चीज़ों को एक्सलरेट करेंगे। अब जो सिलेबस होंगी फास्ट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में 2 मंथ्स रह गए हैं। तो आई थिंक 40-45 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है जो भी बाकी है। और एक दो सब्जेक्ट हो सकते हैं कि मतलब 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 100% की मैं गारंटी नहीं